हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा कि किस तरह पढ़ने का जुनून लोगों में पैदा हुआ। कैसे इतने सारे लोग छपाई या मुद्रण संस्कृति के बाद, किताबों के छपने के बाद पढ़ाई में मन लगने लगा और उनको एक वैचारिक क्रांति आ गई। इसी समय हम देखते हैं कि 18वीं सदी के मध्य तक, 18वीं सदी मतलब 1700 ईस्वी, ठीक है। तो 1700 ईस्वी के मध्य यानी 1750 ईस्वी तक यह एक विश्वास बन चुका था, आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के ज़रिए या किताबों के द्वारा प्रगति और ज्ञानोदय होता है, यानी ज्ञान का उदय होता है। ये बात सच भी थी। तो 1750 तक पूरे यूरोप में ये बात ये बात मानी जाने लगी कि किताब से ज्ञान का उदय होता है या ज्ञान बढ़ता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया को बदल सकती है। बहुत लोगों का ऐसा भी मानना था कि कैसे वो दुनिया को बदल सकती हैं। मान लीजिए कोई निरंकुशवाद है, कोई डिक्टेटरशिप चला रहा है, कोई ऐसा शासक है किसी देश में जो साम्राज्यवादी है या जो निरंकुश है, जो मनमानी कर रहा है, उनके खिलाफ, या जो आतंकी साम्राज्य फैला रहा है, उनके खिलाफ अगर किताबों में छापें या लिखें तो लोगों को जागृत किया जा सकता है, आम जनता तक इस बात को पहुंचाया जा सकता है कि ये निरंकुश राजा है या निरंकुश राजतंत्र है हमारे यहाँ। इस तरह बहुत लोगों का ये मानना सही साबित हुआ कि किताबें जो है वो इतना लोगों का ज्ञान बढ़ा सकती हैं कि पूरी दुनिया को बदल सकती है या निरंकुशवाद को भी ख़त्म कर सकती हैं। तो ये क्रांति तो थी। इस तरह हम देखते हैं कि मुद्रण संस्कृति एक क्रांति थी जिसने लोगों के दिमाग को ही बदल कर रख दिया था, जिसने लोगों को जागृत कर रखा था, समाज को मुक्ति दिलाकर। उनका विश्वास था कुछ लोगों का कि किताबें जो है या छपी हुई किताबें जो है वो समाज को मुक्ति दिला सकती हैं और एक ऐसे दौर को ला सकती हैं जब विवेक और बुद्धि का राज होगा, जब डिक्टेटरशिप ख़त्म होगा, जब निरंकुशवाद ख़त्म होगा और बुद्धि और विवेक वाला व्यक्ति ही गद्दी पे बैठेगा या शासन चलाएगा। ऐसा विश्वास था लोगों का। 18वीं सदी का में फ्रांस के एक उपन्यासकार हैं जिनका नाम है लुई सेबेस्तियन मर्सिए। तो लुई सेबेस्तियन मर्सिए ने ये घोषणा की किताबों की छपाई के बाद या मुद्रण संस्कृति के बढ़ते हुए चरम के बाद, उसने ये घोषणा की कि छापा खाना, यानी ये जो छपाई है, छपाई की क्रांति है, तो छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, ये मर्सिए का कहना था। मर्सिए ने क्या कहा कि ये जो मुद्रण संस्कृति है या प्रिंटिंग कल्चर है या छापा खाना जो है, ये प्रगति का यानी कि प्रोग्रेस का, लोगों की को आगे बढ़ाने वाला है, उसका ताकतवर औजार है। और इससे बन रही जनमत, जनमत मतलब लोगों का मत, लोग इसकी तरफ इतनी तेज़ आंधी चलेगी इसकी कि सब लोग इससे मानने लगेंगे और निरंकुशवाद के खिलाफ आंदोलन कर देंगे और इस तरह निरंकुशवाद उड़ जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। मर्सिए ने जो ये बात कही, मर्सिए के उपन्यासों में, उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे उसमें भी उन्होंने यही दिखाया कि उनका जो हीरो है, उनके उपन्यास का जो हीरो है, वो किताबें पढ़ता है और पढ़ते ही उसका दिमाग बदल जाता है। उसने ऐसे उपन्यास लिखे, मर्सिए ने, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे छपाई की दुनिया से या छापा खाने से या मुद्रण संस्कृति से, प्रिंटिंग कल्चर से। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसे बहुत अच्छा मान रहे थे। तो उन्होंने अपनी उपन्यासों में भी इसकी तारीफ़ की या ऐसा दिखाया कि उसके हीरो किताबें पढ़ते उनका दिमाग बदल जाता है, वे किताबें घोंटते हैं। उनके हीरो जो है किताबों को आत्मसात करते हैं, किताबों की दुनिया में ही जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह उन्होंने दिखाया कि किस तरह किताबों को पढ़ने से लोगों के ज्ञानों में वृद्धि होती है। इस तरह ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापा खाने की जो भूमिका है, उसके बारे में आश्वस्त मर्सिए ने ये कहा कि हे निरंकुशवादी शासकों, उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने गर्जना की उन निरंकुश शासकों को और कहा कि हे निरंकुश शासक, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब छपाई की दुनिया आ गई है, बहुत बड़ी संख्या में किताबें छप रही हैं और तुम्हारे खिलाफ विचार छपेंगे, लोगों के जन जन तक पहुंचेंगे और इस तरह अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे, यानी तुम्हारी सत्ता डगमगाने लगेगी। इस तरह मर्सिए ने खुद
किताबों की या छापे खाने की तारीफ में इतनी सारी बातें लिखी या कही। आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या क्रांति हुई, इससे और क्या परिवर्तन हुआ किताबों की दुनिया में या मुद्रण की दुनिया में। तो मुद्रण संस्कृति और इसको हम जोड़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति से। आपको याद होगा, आप 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पढ़े हो, किस तरह दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने और मध्यम वर्ग के विद्वान लोगों ने इस क्रांति को संभव बनाया था और किस तरह लुई 16 के खिलाफ लोगों को जगाने का काम किया था। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस छपाई से या मुद्रण संस्कृति से फ्रांसीसी क्रांति का भी एक माने कनेक्शन है, क्योंकि अगर मुद्रण संस्कृति उस समय तक आ ही गई थी, क्योंकि ये क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में, 1789 में। तो जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और उस समय हम ये पढ़ रहे हैं 1750 के समय की बात, यूरोप में, कि पूरी तरह से मुद्रण संस्कृति व्याप्त हो थी, मतलब छपाई का सब हो गया था, छपाई, प्रेस और मुद्रण संस्कृति चल पड़ी थी। तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में इसका कितना बड़ा योगदान रहा होगा, छापा खाने का या प्रिंटिंग कल्चर का। इसी को हम लेके पढ़ते हैं। इसके पीछे 3 तर्क दिए जाते हैं, मतलब 3 मुख्य तर्क हैं जिससे कि हम मानते हैं कि छपाई खाना ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया होगा। उस समय के, आपको याद होगा, उस समय के जो भी दार्शनिक थे, वो रूसो थे, मॉन्टेस्क्यू थे, लॉक थे, जॉन लॉक थे, इन सब लोगों ने अपने विचार दिए थे और अपने विचारों को किताबों के रूप में प्रकाशित किया था, लोगों तक पहुंची थी, बहुत लोग उसके पाठक वर्ग थे। तो इस तरह क्रांति को उन्होंने फैलाया था। तो इसके पीछे जो 3 तर्क दिए जाते हैं, उसमें पहला है कि अब जो छपाई संभव हो गई, तो छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के, मतलब जिनका ज्ञान वृद्धि हुई, जिसके, उन वैज्ञानिकों, विद्वानों के, चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ छापाखाना से। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा क्या क्या को दूर किया, परंपरा को, अंधविश्वास को, निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया, यानी पुराने अंधविश्वास और पुरानी परंपरा को तोड़ा। किसने? छापाखाना ने। नए विचार सामने आए। लोगों की मांग थी कि हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक, याद होगा उस समय चर्च और राजा लुई 16 कितना हावी था लोगों पर, समाज पर, और कितना वो सबका मतलब ये करता था, हनन करता था उनके अधिकारों का। तो इन सब की बुराइयों को छापा गया, चर्च की बुराइयों को, निरंकुश सत्ता पर प्रहार किया गया छपाई खाने के बाद। और इस तरह से हम देखते हैं कि वोल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था। वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, उसको पढ़ने वाले बहुत लोग थे। तो उन सब ने, उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नज़रिए से दुनिया को देखने लगे। तो ये छपाई खाना अगर नहीं होता तो इन दार्शनिकों यानी वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों के विचार नहीं पहुंच पाते जन जन तक या लोगों तक, और फ्रांसीसी क्रांति संभव नहीं हो पाती। इसलिए ये पहला है। दूसरा है कि हम देखते हैं छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया था। यानी अब लोग कहीं बैठते थे, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति में कई क्लबों में, जैसे कि जैकोबिन क्लब भी था, महिलाओं के कई क्लब थे, तो क्लबों में बैठ कर के वो अपने विचार या तर्क प्रस्तुत करते थे राजा के बारे में, शासन के, प्रशासन के बारे में। तो इस तरह से वाद विवाद करते थे, नई संस्कृति का जन्म हुआ। और ये सब छपाई के माध्यम से ही हो सका, क्योंकि लोगों तक, जन जन तक ये विचार फैले, किताबें पढ़ी वो लोग, उन लोगों ने, तभी वो लोग बैठ करके वाद विवाद कर सकते थे। सारे पुराने मूल्यों को, संस्थाओं को, कायदों पर वो आम जनता के बीच बहस होने लगी और फिर से उनका पुनर्मूल्यांकन वो करने लगे। मतलब इन बहसों के बाद जो रिजल्ट निकलता था, जो परिणाम निकलता था, उसे फिर से वो अपनी भाषा में लिख करके अन्य लोगों तक पहुँचाते थे। इस तरह तर्क की ताकत इतनी बढ़ गई कि जो नई बने जनता की जो ताकत इतनी बढ़ गई कि वो धर्म और आस्था को प्रकाशित करने का मोल समझ सकते थे। इस तरह से सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। तीसरा एक और कारण है, वो ये है, तीसरा इसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाली साहित्य के ढेर लग चुका था। मतलब राजशाही और उसकी नैतिकता, यानी लुई 16 की प्रशासन और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले बहुत सारी साहित्यिक पुस्तकें अब तक लिखी जा चुकी थी। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए गए थे। इतने कार्टून बनने लगे थे और कैरिकेचर मतलब जब हम किसी का मजाक उड़ाते हुए कोई
छोटी सी लघु नाटिका करते हैं। तो व्यंग मतलब व्यंग चित्र इतने बनने लगे थे, कार्टून इतने बनने लगे थे लुई 16 के प्रशासन और चर्च के शक्ति के खिलाफ कि मुश्किलों में फंसी कि जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। मतलब ये दिखाने के लिए व्यंग बनने लगे कि पूरी जनता त्रस्त है, फ्रांस की जनता त्रस्त है और राजा जो है वो भोग विलास में डूबा हुआ है। इस तरह के कई व्यंग चित्र बनने लगे और ये सारी कुछ संभव हुए छापा खाने का कारण। अगर मुद्रण संस्कृति नहीं होती, अगर छपाई का कि विकास नहीं हुआ होता, प्रेस नहीं आए होते, तो इतनी किताबें, इतने कार्टून, इतने व्यंग्य चित्र नहीं छपते और लोगों के जन जन तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह हम देखते हैं कि ये बहुत ही मतलब क्रांतिकारी कदम था। मतलब जो ये कदम क्या बोले, क्रांतिकारी विकास था जो संस्कृति का और विकास हुआ, छपाई का हुआ। इन सारे तर्कों को हम समझते हैं कि इसमें से कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की। इस तरह हम यहाँ तक तो समझ ही सकते हैं कि इस तरह ये छपाई जो थी, मुद्रण संस्कृति जो थी, प्रिंट कल्चर, इसने एक बड़ी क्रांति ला दी थी लोगों के जीवन में। और फ्रांस की क्रांति जो थी वो बहुत कुछ इसके कारण संभव हुई थी। लोग चर्च और राज्य के प्रोपेगेंडा का प्रचार भी करने लगे और वे हर पढ़ी या देखी चीज़ से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे और कुछ को नकारते भी थे। मतलब अब लोग इतने जागृत हो गए थे कि सभी विचारों को अंधाधुंध मतलब मान नहीं लेते थे। जो उनको तर्क कसौटी पे कसते थे, जो उन्हें अच्छा लगता था वो उन्हें ही एक्सेप्ट करते थे और नहीं। इस तरह वो अपने विचार खुद व्यक्त करने लगे। आगे हम चलते हैं। अब 19वीं सदी, यहाँ तक तो हमने 18वीं सदी की बात की। 19वीं सदी तक आते आते क्या हो गया वो हम देखते हैं, कितना और विकास हुआ छपाई के मुद्रण संस्कृति में। 19वीं सदी में अभी तक जो बच्चे, महिलाएं और मजदूर वर्ग के लोग थे, जो जहाँ तक अभी पुस्तकें पहुँची नहीं थी और जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँची थी, हम देखते हैं कि 19वीं सदी आते आते ये लोग भी पुस्तक पढ़ने लगे। इन लोगों तक भी शिक्षा और पुस्तकें पहुँचने लगी और एक नया पाठक वर्ग तैयार हो गया। ये एक और बड़ी क्रांति थी और बड़ा कदम था छपाई के इसमें। और बच्चों के लिए अलग से बाल पुस्तकें छपने लगी थी। 1857 में सिर्फ अलग से बाल पुस्तकों को छापने के लिए ही एक अलग प्रेस बनाया गया जो बाल पुस्तकें छापते थे। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथा, बच्चों के लिए लोक कथाएं, परी कथाएं, इनका प्रकाशन होने लगा। उसी तरह हम देखते हैं जर्मनी में ग्रिम बंधुओं ने, माने ग्रिम ब्रदर्स ने बरसों लगाकर किसानों के लिए लोक कथाएं जमा करने लगे और छापने लगे। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। तो जो अश्लील लगती थी, जो अच्छी नहीं थी, जो सामाजिक दृष्टि से बुरी समझी जाती थी, उन्हें नहीं छापा जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला और वो छपने लगी। तो हम देखते हैं मजदूर और बच्चे भी पढ़ने लगे। महिलाएं भी पाठिका ही नहीं, लेखिका भी बनने लगी, मतलब वो लिखने भी लगी। तो इसमें हम देखते हैं पेनी मैगजीन्स जो यहाँ पे बहुत सारे चित्र आपको दिए गए हैं। पेनी मैगजीन्स उन्हें कहते थे जो सस्ते होते थे और जो एक पैसिया, मतलब उस समय एक पैसे में हमारे भारतीय करेंसी में तो एक पैसे में जो ये पत्रिकाएं मिलती थी, ख़ास तौर से ये इन्हीं लोगों के लिए होती थी, ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। तो ये महिलाओं के द्वारा एक पैसिया पत्रिकाएं या पेनी मैगजीन्स छपने लगी। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। महिलाएं बहुत इस समय पढ़ती थी उपन्यास, और मशहूर उपन्यासकारों में कुछ लेखिकाएं भी थी जो आगे आई, जैसे जेन ऑस्टिन, ब्रांट सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ और इसमें गहरी सूझबूझ थी, जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। माने महिलाएं इतनी दिमाग से दुरुस्त होने लगी कि वो भी किताबें लिखने लगी। ये भी छपाई का ही एक परिणाम था। इस तरह हम देखते हैं कि बच्चे, मजदूर और महिलाएं, जिनको निकृष्ट समझा जाता है, जिनको कहा जाता है कि दिमाग ही नहीं है, वैसे लोग भी आगे आए, लेखक भी बने, पाठक भी बने। ये भी मुद्रण संस्कृति का ही परिणाम था या प्रिंटिंग कल्चर का।
ये 19वीं सदी की बात है। अब 17वीं सदी से जो किराए पर किताब लेने वाले कई कुछ पुस्तकालय ऐसे भी थे जो किराए पर पुस्तकें देते थे। मतलब इतने पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई कि किराए पर पुस्तक भी लेकर के इस तरह के भी पुस्तकालय अस्तित्व में आए। इतना तक में हम ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि प्रिंटिंग कल्चर के कारण कितना बड़ा बदलाव आ रहा था समाज में और पूरी दुनिया में। अब हम चलते हैं नए तकनीकी परिष्कार की तरफ, यानी कुछ नए टेक्निक्स छपाई के क्षेत्र में क्या आए, यानी अब और कैसी छपाई होने लगी। तो 18वीं सदी के अंत तक प्रेस, क्या पहला परिवर्तन आया कि प्रेस जो था वो धातु से बनने लगे थे। अब 18वीं सेंचुरी के अंत तक में प्रेस में धातु से बनने लगे थे प्रेस, उसके जो मोल्ड होते थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुआ। इस तरह पूरी 19वीं सदी तक प्रिंटिंग क्षेत्र में सुधार होता गया और इसके कई परिणाम हुए। क्या क्या सुधार हुए हम वो देखते हैं। मध्यकाल तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित, मतलब बिजली से चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया। मतलब ऐसा प्रेस बनाया किसने? न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने, जो बिजली से चल रही थी और जो बेलनाकार थी, बेलन के रूप में थी। इससे प्रति घंटे, ये इतना फास्ट था कि इससे 8,000 शीट मैंने कागज़ के ताव छप सकते थे। तो ये बहुत प्रोग्रेस हुआ, थोड़ी तेज़ी से होने लगी छपाई। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया। अब क्या है, एक नया प्रेस आया जिसे ऑफसेट प्रेस कहते हैं, जिसे एक साथ 6 रंग की छपाई संभव थी। मतलब अब 6 रंग की छपाई होने लगी। 20वीं सदी यानी 20th सेंचुरी 1900 ईस्वी में, मतलब बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेज़ी से होने लगा। एक दो और चीज़ें हुई। अब क्या हुआ, कागज़ डालने की विधि में भी सुधार हुआ। मतलब छपाई में जैसे कागज़ घुसाते थे, जैसे हम अभी फोटोस्टैट मशीन में कागज़ डालते हैं, उस तरह से कागज़ डालने की उस समय जो थी विधि, उसमें भी सुधार हुआ। प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, मैंने जिस प्लेट से छपाई होती थी वो थोड़ा और बेहतर हुआ। स्वचालित, मतलब ऑटोमेटिक पेपर रील जो खुद ऑटोमेटिक चलते थे, और रंगों के लिए मैंने जो उस पर एक कलरफुल जो छपाई होती थी उसके लिए फ़ोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे, मतलब बिजली से नियंत्रित होने लगी। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। अब कलर पेज आने लगे और एकदम रंग रूप बदल गया 20वीं सदी तक आते आते। अब हम देखते हैं कि मुद्रकों और प्रकाशकों ने, यानी जो छपने वाले प्रकाशक थे, उन्होंने अपने उत्पाद बेचने के लिए नए नए गुर अपनाए। अब उनको जब पुस्तकें अच्छी छपने लगी, सुंदर छपने लगी और बहुत बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी मशीन अच्छी आ गई, तो जो प्रकाशक थे, जो पुस्तक छापते थे, उन्हें क्या था कि वो नया टेक्निक अपना रहे थे ताकि मेरी पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने, यानी मैगजीन्स ने, उपन्यासों को धारावाहिक छापा। यानी अब धारावाहिक मतलब सीक्वेंस में थोड़ा थोड़ा करके, मैंने एक उपन्यास के थोड़े से एक पार्ट को प्रकाशित किया। अब अगला पढ़ने के लिए लोग बेचैन हैं, फिर अगला किया, फिर उसके बाद इस तरह धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला शीलिंग, जिसको कहते हैं शीलिंग श्रृंखला, शीलिंग करी के रूप में छापी गई। किताबों की जिल्द का आवरण, जो ऊपर का कवर होता है बुक का, वो आवरण या डस्ट कवर भी, उसको कहते हैं डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीक नवाई की देन थी। मतलब अब वो भी कवर भी, एक जिल्द भी अच्छा होने लगा। 1930 की आर्थिक मंदी के कारण 1930 में बहुत ही भयंकर आर्थिक मंदी आई थी। सब चीज़ का गिरने लगा था वैल्यू, तो के आने से प्रशासकों की किताबों की बिक्री भी गिरने का डर हुआ। लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैक और जिल्द संस्करण छापे, क्योंकि आर्थिक मंदी में लोग अधिक महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकते थे, इसलिए अब ऐसे पुस्तक छापे जाने लगे जिसका जिल्द जो था, ऊपर का कवर जो था, वो सस्ता होता था और पुस्तकों की कीमत कम होती थी। तो इस तरह हमने देखा कि प्रिंटिंग कल्चर के आगमन से और उसकी बढ़ोतरी से, नई नई तकनीक आने से मशीनों के कितनी बड़ी क्रांति हुई लोगों तक, ये जिसने पूरे समाज को बदल दिया, लोगों के दिमाग को बदल दिया। आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में भारत का मुद्रण संसार, भारत में कब इसकी शुरुआत हुई और कैसे हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।